मूवी की शुरुआत में पता चलता है कि इस मूवी को 3 कहानियों में डिवाइड किया गया है। पहली कहानी एक किंग और क्वीन की है, जिन्हें देखकर लगता है कि वो बड़ी खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि क्वीन को कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वो कभी भी मां नहीं बन सकती और इसीलिए उसके चेहरे में कभी भी स्माइल नहीं होती और वो हमेशा अपसेट रहती है। अब किंग अपनी वाइफ को इतना उदास रहते हुए देख नहीं पाता और इसके लिए कई इलाज कराता है, कई डॉक्टर्स की मदद लेता है, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद कुछ नहीं होता। कोई भी डॉक्टर क्वीन की प्रॉब्लम का पता नहीं लगा पाता और ऐसे में वो क्वीन को खुश रखने की कोशिशों में लगा रहता है। और एक दिन वो अपने महल में सर्कस में काम कर रहे जोकर्स को बुलाता है और उनसे परफॉर्म कराता है ताकि इससे क्वीन का मन थोड़ा हल्का हो जाए और उनकी कॉमेडी के चलते पूरे महल में हंसी का माहौल छा जाता है। इसके चलते पता चलता है कि सर्कस टीम की एक लेडी प्रेग्नेंट है और ये देखकर तो क्वीन और भी ज्यादा अपसेट हो जाती है और वहां से चली जाती है और वो अपने कमरे में जाकर चीजों को फेंक कर तोड़ने लगती है और जोर से रोने लगती है। तब किंग उसके पास आकर उसे प्रॉमिस करता है कि तुम्हारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ और ये मेरा वादा है। उस रात इन दोनों की ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए महल में कोई लंबा आदमी आया होता है और उनसे मिलकर कहता है कि मेरे पास क्वीन की इस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट है और मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। तब किंग उससे कहता है कि तुम्हारे जैसे तो कई लोग आ चुके हैं लेकिन कोई कभी कुछ नहीं कर पाया और सभी असफल होकर लौट गए हैं। तब वो आदमी जवाब देता है कि नहीं नहीं, मैं जरूर इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन ये इस पर डिपेंड करता है कि आप इसके लिए कौन सी हद तक जाने के लिए तैयार हो और कौन सी लेवल तक जा सकते हो, यानी ये सिर्फ आपके हाथों में है। और किंग उससे कहता है कि मैं तो कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम बताओ तो करना क्या है। वो कहता है कि अब आपको एक बच्चे की यानी एक लाइफ की जरूरत है, लेकिन नेचर में हमेशा बैलेंस होना चाहिए और अगर हम उसे इम्बैलेंस करना जैसा कुछ करते हैं तो तुरंत उसे बैलेंस कर देना चाहिए। तो आपको अगर एक लाइफ चाहिए तो उसके बदले में एक दूसरी लाइफ का बलिदान देना होगा। और किंग भी उसके लिए मान जाता है और वो आदमी उसे अगली प्रोसेस बताता है और कहता है कि उसे एक सी क्रिएचर को मारकर उसके दिल को निकालकर एक वर्जिन लड़की जिसकी शादी नहीं हुई है उसको दिल को पकाने को कहना है और क्वीन को उस दिल को खाना होगा और ऐसा करते ही वो मां बन सकती है। और फिर अगले दिन किंग खुद ही उस क्रिएचर को पकड़ने के लिए एक जरूरी कॉस्ट्यूम्स पहनकर सी में उतरता है और वो गहराई में जाते ही उस क्रिएचर को देख लेता है जो एक मॉन्स्टर है और वो सो रहा होता है और किंग धीरे से जाकर उसे एक नाइफ से अटैक करता है और उससे लड़कर उसकी बॉडी को चीरकर फाड़ देता है। लेकिन इस फाइट में किंग भी घायल हो जाता है और वो मर भी जाता है, लेकिन मरने से पहले वो उस जानवर के दिल को निकालने में कामयाब हो जाता है और क्वीन उस दिल को बड़े प्यार से लेकर अपने महल में जाती है और उसकी एक प्योर वर्जिन मेड को उसको पकाने को कहती है। अब जब मेड उसको पका रही होती है तो वो कुछ अजीब सा फील करती है और उसको स्वेट होने लगता है। कुछ ही देर में अचानक वो भी प्रेग्नेंट हो जाती है और यहाँ क्वीन उस पके हुए दिल को खा लेती है और एज एक्सपेक्टेड वो भी प्रेग्नेंट हो जाती है। अब यहाँ क्वीन और वहाँ वो मेड दोनों सेम टाइम पर अपने बच्चों को जन्म देती हैं और दोनों ही बच्चे लड़के हैं। क्वीन के बेटे का नाम एलिस है और मेड के बेटे का नाम जॉन है। और अब 14 साल के बाद दिखाते हैं कि ये दोनों बच्चे बड़े हो चुके हैं और टीनेजर बन गए हैं। अब क्वीन भी हमेशा खुश नजर आती है क्योंकि वो एलिस की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेती है और इसी तरह मेड भी जॉन के साथ खुश रहती है। अब एलिस और जॉन देखने में एकदम सेम लगते हैं और इन्हें देखकर तो ये लगता है कि ये दोनों बिल्कुल ट्विंस हैं और इनके बाल भी बिल्कुल उस सी क्रिएचर के जैसे हैं। और यही नहीं, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड भी होते हैं और खुशी से एक दूसरे के साथ खेलकर टाइम स्पेंड करते हैं। पर इन दोनों को साथ में रहते देखकर क्वीन को अच्छा नहीं लगता और वो एलिस से कहती है कि तुम एक राजकुमार हो और एक मेड के बेटे के साथ फ्रेंडशिप रखना तुम्हें शोभा नहीं देता, तुमसे फ्रेंडशिप करने वाले की भी औकात होनी चाहिए। और ये कहकर उसको डांट लेती है, लेकिन एलिस तो बच्चा है, वो कहाँ सुनने वाला, वो फिर खेलने चला जाता है उसके साथ। तब एक दिन ये दोनों बच्चे जब स्नान कर रहे होते हैं तब पता चलता है कि जैसा वो सी क्रिएचर पानी में ब्रीथ करता था वैसे ही इन दोनों में भी पानी के अंदर ब्रीथ करने की पावर होती है। यहाँ क्वीन उसकी मेड को यानी जॉन की माँ को बुलाकर उसे वार्न करती है कि तुम जॉन को एलिस से दूर रखो और यदि इस वार्निंग के बावजूद भी वो दोनों फ्रेंड्स बनकर रहे तो मैं तुम दोनों को इस राज्य से बाहर निकाल दूंगी। और मेड भी जॉन से ये बात कहती है, लेकिन इन सब का इनकी फ्रेंडशिप पर कोई असर नहीं पड़ता और ये लोग पहले की तरह ही फ्रेंड्स बनकर रहते हैं। अब एक दिन ये बच्चे लिमिट क्रॉस कर लेते हैं। खेल ही खेल में ये दोनों एक दूसरे के कपड़ों को एक्सचेंज कर लेते हैं और जॉन उस महल में एलिस बनकर चला जाता है। अब जॉन के महल पहुंचते ही क्वीन को उस पर शक होता है और वो उसकी बॉडी की स्मेल से पहचान लेती है कि ये तो एलिस नहीं है और इससे वो बहुत ही गुस्से में आ जाती है। फिर वो जॉन से उस राज्य को छोड़ने को कहती है, लेकिन एलिस उसे जाने नहीं देता और बार बार उसे जाने से रोकता है। पर जॉन कहता है, यार भाई, तुम्हारी माँ ने तो मुझे जाने को कहा है और मुझे जाना ही होगा। फिर एलिस उसे रोकते हुए कहता है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगा। तब जॉन उसे एक ट्री के पास लेकर जाता है और उस ट्री पर एक छुरा लेकर हल्के से कट कर देता है,
तो देखते ही उसमें से पानी निकलने लगता है और वो साफ पानी होता है। अब जॉन कहता है ये देखो, जब तक इस ट्री से ऐसा पानी निकलता रहा तो समझ लेना कि मैं जिंदा हूँ, और जिस दिन ये पानी खून में बदल जाए तो समझ लेना मैं किसी मुसीबत में फंसा हुआ हूँ और मेरी जान को खतरा है। और ये कहकर वो चला जाता है। फिर एलिस अब रोज उस ट्री के पास जाकर चेक करता है कि उसमें से पानी निकल रहा है या खून, और ऐसे ही चलते एक दिन अचानक ट्री से खून निकलने लगता है। अब ये देखकर जॉन कोई प्रॉब्लम में फंसा होगा, इस बात को समझकर एलिस अपनी माँ को बिना बताए वहाँ से भाग जाता है और जॉन को ढूंढता है। अब बहुत जगह पर ढूंढने पर और कुछ ट्राई करने के बाद उसको जॉन के घर का पता मिल जाता है और वो उस एरिया में पहुंचकर कैजुअली चल रहा होता है। तब कई लोग उसको जॉन समझकर उसके पास भाग कर आते हैं और उसको हग करके इमोशनल हो जाते हैं। अब असल में जॉन की शादी भी हो गई होती है और वो अपनी फैमिली के साथ खुशी से रहता है, लेकिन फिर पता चलता है कि 5 दिन पहले जॉन किसी जंगल में गया था और वहाँ से लौट कर नहीं आया। अब ये खबर मिलते ही एलिस भी जंगल में जाकर जॉन को ढूंढने लगता है। यहाँ महल में क्वीन एलिस को ढूंढकर थक जाती है और वो फाइनली उस आदमी के पास जाती है जिसने उसे माँ बनने के उपाय दिए थे और उसे उसकी हेल्प करने को कहती है। तब वो फिर से वही डायलॉग बोलता है कि अगर तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस चाहिए तो तुम्हें एक बलि देनी होगी, और क्वीन भी इसके लिए राजी हो जाती है। वहाँ जंगल में जॉन को एक गुफा के अंदर दिखाया जाता है और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ होता है और वो बहुत ही ज्यादा घायल भी है। तब दिखाते हैं कि एक बड़ा मॉन्स्टर उसको अटैक करने आ रहा है और वो बचाव बचाव करके चिल्लाने लगता है। तभी उसकी आवाज को सुनकर एलिस वहां पहुंच जाता है और उस मॉन्स्टर की गर्दन पर छुरा घूमकर उसको मार डालता है और जॉन को बचा लेता है। फिर एक ट्विस्ट दिखाते हैं कि इस मरे हुए मॉन्स्टर का रूप धीरे धीरे बदलने लगता है और पता चलता है कि वो एलिस की माँ है, यानी क्वीन है। अब जैसे उस आदमी ने कहा होता है कि एक लाइफ को बचाने के लिए दूसरी लाइफ की बलि देनी होगी, ठीक वैसे यहाँ उसकी माँ ने अपनी जान देकर उसकी जान बचाई होती है। अब एलिस महल में लौट आता है और वहाँ का राजा बनकर रूल करने लगता है। और इसी के साथ दोस्तों ये पहली कहानी खत्म होती है। अब दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। इस कहानी में एक किंग को दिखाया जाता है जो बंदूक लेकर शिकार करने के लिए जा रहा होता है, और 2 लेडीज को भी दिखाया जाता है जिनका नाम इमा और डोरा है। अब किंग एक फ्लर्टी टाइप का इंसान होता है और वो हमेशा लड़कियों के साथ घूमता फिरता है और वो चाहता है कि हमेशा उसके पास कोई ना कोई लड़की तो होनी चाहिए, और वो खूब शराब भी पीता है। अब इस हालत में भी वो अपने लिए एक सुटेबल लाइफ पार्टनर की खोज में रहता है और उसके देश में क्वीन को लाने का प्रयास करता है। वो उसकी होने वाली वाइफ के लिए ढेर सारे पैसे और गहने जमा करके रेडी रखता है। अब यहाँ एक छोटे से गाँव में 2 बुजुर्ग लेडीज को दिखाते हैं जो सिस्टर्स हैं, और बड़ी सिस्टर का नाम है डोरा और छोटे का नाम है इमा। डोरा एक सेल्फिश लेडी है जबकि इमा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी सीधे मुंह तोड़ सवाल जवाब वाली। वो कभी घर के बाहर नहीं निकलते हैं और अब तक इन्होंने शादी भी नहीं की होती है, और अब ऐसे चलते बिना शादी के इन्हें इस घर में ही रहकर मरना ही था। लेकिन घर के अंदर ही रहने से ये दोनों ज्यादा बातें न करने की वजह से इनकी वॉइस बड़ी स्वीट होती है, यानी उम्र के हिसाब से देखा जाए तो इनकी आवाज यंग लेडीज की आवाज की तरह होती है। अब ऐसे में एक दिन किंग इनके घर के बाहर से गुजरते समय डोरा अपनी सुंदर आवाज में गाना गाती है, और ये वॉइस सुनकर किंग उस वॉइस वाली लेडी यानी डोरा को देखने की बहुत ही बड़ी इच्छा होती है, और वो सीधे उनके घर के दरवाजे के पास खड़े होकर कहता है एक बार मुझे तुम्हारा चेहरा दिखा दो। वो तो सोचता है कि ये ऐसी आवाज वाली कोई यंग लेडी होगी। अब डोर नॉक करने वाला इंसान किंग है, ये पता चलते ही दोनों बहनें डर जाती हैं और सोचती हैं कि अगर किंग को पता चले कि हम ओल्ड लेडीज हैं तो वो गुस्से में हमको मार भी सकता है, तो अब हम क्या करें। अब थोड़ी देर बाद वो एक प्लान बनाते हैं। अब क्योंकि किंग सिर्फ उनकी वॉइस सुन सकता था, वो घर के अंदर से कहती है कि आज नहीं, आज अचानक आप मुझे बुला रहे हैं तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, आप 1 हफ्ते बाद मुझे बुलाइए तो मैं आऊंगी। और किंग भी ये सुनकर वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन से ये दोनों बहनें अपनी सिर्फ एक उंगली को यंग बनाने की कोशिश में लग जाती हैं और कई तरह के हर्ब्स को ट्राई करती हैं, लेकिन इनकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं और थोड़ी देर के लिए यंग दिखने के बाद वो उंगली फिर से ओल्ड स्किन में बदल जाती है। अब यहाँ इमा अपनी एक उंगली को काफी समय से अपने मुंह में रखकर उसे चूसती रहती है, तो कुछ दिन बाद देखने पर उसकी उंगली बहुत ही सॉफ्ट और बिना कोई रिंकल्स की दिखती है और बिल्कुल एक यंग लेडी की तरह। और ये सब करते करते उन्हें 1 हफ्ता बीत जाता है और फिर वो किंग दोबारा आता है और उनका दरवाजा नॉक करता है और कहता है कि 1 हफ्ता बीत गया, अब तो तुम्हें अपना चेहरा दिखाना होगा। अब ये लोग सोचते हैं कि अब ये हमें नहीं छोड़ने वाला, इसलिए कुछ न कुछ तो उपाय निकालना ही होगा। तभी डोरा इमा की उस सुंदर उंगली को दरवाजे से बाहर करती है और कहती है कि आज सिर्फ मैं अपनी उंगली दिखा सकती हूँ। उस तरफ किंग उस सुंदर उंगली को देखकर खुशी से पागल हो जाता है और वो उसको किस करने लगता है और अपनी ड्रीम गर्ल को पाने जैसा फील करता है। पहले वॉइस सुनकर उसे प्यार करने वाला अब उसकी उंगली देखकर उसे प्यार करने लगता है और इस तरह दोनों बहनें और भी ज्यादा घबरा जाती हैं और सोचती हैं कि इसे पता चलेगा कि हम इसे ऐसा फंसा रहे हैं तो ये तो हमारी जान ही ले लेगा। फिर किंग कहता है मुझे तुम्हें देखना है और तुम्हारे साथ रहना भी है। तो डोरा अंदर से आवाज देती है ठीक है मैं एग्री करती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं एक शाई टाइप
की लड़की हूँ, इसीलिए मैं एक रात के समय मिलूंगी और आप ये अरेंज कीजिए कि उस रात कहीं भी कोई दिया या उजाला नहीं होना चाहिए, बल्कि वहाँ पर पूरा अंधेरा होना चाहिए और ऐसे में ही मैं आपके साथ रहूंगी। क्या आपको मंजूर है? और किंग कहता है हाँ बिल्कुल मंजूर है और चला जाता है। अब इमा डोरा के बैग में दिख रहे रिंगल्स को हटाने की कोशिश में लग जाती है। इस ओल्ड एज के रिंगल्स को हटाने के लिए वो उन्हें टाइट से पकड़कर इन्हें ग्लू से चिपका देते हैं और फिर देखते देखते सारे रिंकल्स खत्म हो जाते हैं और टच करने पर उसकी स्किन बिल्कुल टाइट हो जाती है और एक बुढ़िया की स्किन लगती ही नहीं। फिर वो डोरा को वहाँ से जाने के लिए रेडी करती है और किंग का एक सोल्जर उसको लेने वहाँ पहुँचता है। अब उसके साथ चलते समय सोल्जर उसके रास्ते में दिख रहे दिए को बुझाते हुए चलता रहता है क्योंकि डोरा ने ऐसी कंडीशन ही रखी थी। अब वो महल में उसे कमरे में लेके जाता है जहाँ पूरी तरह से अंधेरा होता है और किंग भी डोरा के साथ अपनी रात गुजारता है और सब ठीक ठाक चलता है। लेकिन किंग को अपनी लवर का चेहरा देखने का मन करता है और वो डोरा के उठने से पहले एक कैंडल लेके आता है और रोशनी में डोरा का चेहरा देखता है और देखते ही वो एकदम शॉक हो जाता है और सोचता है कि मैं रात भर इस बदसूरत औरत के साथ सोता रहा। फिर वो गुस्से में आकर उसके सोल्जर को कहता है कि इस बुढ़िया को खिड़की से बाहर फेंक दो और सोल्जर तो इसको उठाकर बाहर फेंक देते हैं। लेकिन गिरते समय नसीब से उसकी ड्रेस और बेडशीट्स पेड़ों पर अटक जाते हैं और झूला जैसा बन जाता है और डोरा नीचे गिरने से बच जाती है। और उसी समय वहाँ एक विच आती है और उस पर कुछ मैजिक करके कहती है कि इस ओल्ड लेडी को फिर से यंग बना दो और वो डोरा को एकदम यंग और सुंदर राजकुमारी जैसा बना देती है। अब अगले दिन किंग उसी जंगल में शिकार करने के लिए दोबारा जाता है और वो उस जंगल के बीच में खड़ी सुनहरी बाल वाली लड़की डोरा को देख लेता है और उससे पहली नजर में प्यार हो जाता है। वो डोरा को उसके महल में ले जाकर सबको बताता है कि ये मेरी होने वाली बीवी है। अब प्रॉब्लम यह है कि डोरा को वो कैसे यंग बनी इसका कोई अंदाजा नहीं होता और उस विच ने ऐसा क्या किया ये भी उसको याद नहीं। अब इन दोनों की शादी फिक्स होती है और डोरा इमा को अपनी शादी पर इनवाइट करती है। उस इनविटेशन कार्ड के साथ ही एक कॉस्टली ड्रेस भी भेजती है और इमा भी उस महल में पहुंच जाती है और वहां डोरा से मिलते ही उसे विश्वास नहीं होता कि ये डोरा है, वो भी इतनी यंग और सुंदर। और वो उससे पूछती है कि तुम इतनी सुंदर कैसे बनी? तो इसके जवाब में डोरा कहती है कि मैंने अपनी बूढ़ी स्किन को नाइफ से कट करके उतार दिया है और धीरे धीरे मैं असली यंग लेडी में बदल गई हूँ। और ये कहकर वो उसको बाहर भेज देती है। अब इमा भी अपने घर लौटने के लिए निकलती है और घर जाते समय वो सोचती है कि अगर डोरा इतनी खूबसूरत बन गई तो मैं क्यों नहीं बन सकती? मैं भी तो बुढ़िया हूँ और मैं भी जवान हो सकती हूँ, मुझे भी यंग बनना है। और ये सोचकर चलते हुए वो रास्ते में एक नाइफ शार्पनर से यानी एक धार वाले आदमी को देखती है और वो उसके पास जाकर उसकी स्किन को उतारने के लिए हेल्प मांगती है और कहती है मैं तुम्हें अपने सारे गहने दे दूंगी, बस तुम मेरी स्किन उतार दो। और ये कहकर वो अपने सारा कीमती नेकलेस उसको दे देती है। ये आदमी तो इससे भी बड़ा बेवकूफ निकला। उसकी बात मानकर वो उसको एक जंगल में लेके जाता है और एक पेड़ पर बांध देता है और उसकी स्किन को एक एक करके नाइफ से उतारने लगता है। अब पूरी स्किन निकालने के बाद ऐसी हालत में इमा उस महल की तरफ जाती है और चलते चलते रास्ते में गिरकर मर जाती है। यहाँ महल में खुशी से लाइफ गुजारने वाली डोरा अचानक अपनी स्किन में आए हुए कुछ रिंकल्स को देख लेती है और वो फिर से बूढ़ी बनने जैसा फील करती है और किंग के देखने से पहले ही वो उस महल से बाहर निकलकर भागने लगती है और महल के बाहर निकलते ही वो फिर से एक ओल्ड लेडी में बदल जाती है और यहाँ कभी लौट कर नहीं आना है ये सोचकर वो तेजी से भागते हुए नजर आती है। और दोस्तों इसी के साथ ये दूसरी कहानी भी यहाँ पर खत्म होती है। अब देखते हैं मूवी की तीसरी कहानी। इस कहानी में भी एक किंग को दिखाते हैं जो एक छोटे कद का आदमी है और वो कुछ अजीब टाइप का है। उसकी वाइफ कई साल पहले मर चुकी है और उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम वॉयलेट है और किंग वॉयलेट को दिल से प्यार नहीं करता। अब एक दिन किंग उसके हाथ पर एक पैरासाइट इंसेक्ट को देखता है जो उसका खून पी रहा होता है। अब उसे मारकर भगाने के बजाय वो उसको खुद अपना खून देता है और उसको पालता है। ऐसे ही रोज चलता है और वो पैरासाइट खून पीकर बड़ा होने लगता है। यहाँ वॉयलेट अपनी शादी के सपने देख रही होती है और उसको राजकुमार कैसा होगा, कहाँ से आएगा, इन सब के बारे में सोचने लगती है। लेकिन किंग को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अपनी बेटी की शादी के बारे में सोचने के बजाय वो उस पैरासाइट को पालना और उसके साथ खेलने में लगा रहता है। अब एक दिन उसने जिस पैरासाइट को बड़े प्यार से पाला होता है वो बड़ा होकर कोई डिजीज से मर जाता है। फिर किंग उसकी बेटी की शादी करने की बात करता है और उसके लिए वो एक कंपटीशन रखता है और कहता है उस कंपटीशन में जो जीतेगा उसी से मेरी बेटी की शादी होगी। और वायलेट भी इसके लिए मान जाती है पर वो थोड़ा अपसेट होती है क्योंकि उसने अपने होने वाले हस्बैंड को खुद ही चूज करना था पर उसके पिता ने जल्दबाजी में सब कुछ अरेंज कर दिया है और किंग की बातों का मान रखने के लिए वो राजी हो जाती है। अब इस कंपटीशन के चर्चे उस देश में ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी होने लगते हैं। तो कंपटीशन ये होता है कि किंग ने उस पैरासाइट की स्किन निकाल कर महल में रखी होती है तो आने वाले राजकुमारों को उसे देखकर ये पता लगाना होता है कि इस इंसेक्ट का नाम है क्या। और किंग कहता है कि उसे जिसने सही से पहचाना उसी से मेरी बेटी की शादी होगी। अब वहाँ कई युवक आते हैं और उस स्किन को गौर करते हैं और उसको टच करके फील भी करते हैं लेकिन कई टेक्निक्स और कोशिशों के बाद भी वो उसका नाम नहीं पहचान पाते।
अब असल में ये पैरासाइट की स्किन छोटी होती है, लेकिन किंग ने इतनी बड़ी स्किन को वहां रखा होता है और इसीलिए उसको कोई पहचान नहीं पाता। अब कुछ देर बाद अचानक वहाँ एक राक्षस कुल का आदमी आता है जिसका नाम ओगरे है और वो दिखने में बहुत ही बदसूरत है। किंग के सोल्जर्स उसको अंदर आने से रोकते हैं, लेकिन वो कहता है कि वो इस कंपटीशन में भाग लेगा। फिर वो क्या करते हैं, वो उसको अंदर आने देते हैं। अब वो उस स्किन के पास जाकर उसको बड़े गौर से स्मेल करने लगता है और सुना है कि राक्षस कुल के लोगों में चीजों को सूंघने की शक्ति बहुत ही ज्यादा होती है। और ऐसे ही कुछ देर सूंघने के बाद वो उस पैरासाइट का सही नाम बता देता है और ये सुनते ही वायलेट वहां से तेजी से भागकर महल के छत पर जाकर सुसाइड करने का ट्राई करती है। तभी किंग उसके पीछे भागकर उसको रोकता है और उसे समझाता है कि मैंने उसे अपना वचन दिया है और एक राजा का वचन भगवान के वचन के समान होता है। तुम मर गई तो यहाँ मेरा वचन कौन निभा सकता है, प्लीज मेरी बेटी वचन का मान रखो। और ऐसा सब कहकर उसे बहलाता है और फाइनली वो एग्री करती है और ओगरे उसे अपने साथ लेकर जाता है। वो एक पहाड़ पर एक गुफा में रहता है और वो वायलेट को उठाकर उस पहाड़ पर चढ़ाकर उसी गुफा में जाकर उसको बंद कर देता है। फिर वायलेट कई दिन वहीं बैठकर रो रही होती है। अब एक दिन ओगरे जब शिकार करने निकलता है तब वायलेट सामने वाले पहाड़ पर एक लेडी को देखती है और वो उसको बचाने के लिए रिक्वेस्ट करती है और उसके साथ क्या हुआ ये सारी बातें बताती है। अब ये सुनकर वो लेडी भी इस पर तरस आकर इसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है और थोड़ी देर बाद वो अपनी फैमिली में से और भी कई लोगों को वहां लेकर आती है और वो उनसे वायलेट को इस पहाड़ पर कैसे ला सकते हैं इसके बारे में बात करती है और उन्हें इसका सोल्यूशन भी मिल जाता है। लगता है ये सब सर्कस में काम कर रहे होते हैं। ये लोग इस पहाड़ से उस पहाड़ तक एक लंबी रस्सी बांधकर उस रस्सी पर चलने वाले और पहले कई बार ऐसे चलकर एक्सपीरियंस होने वाले एक इंसान की हेल्प लेते हैं और वो भी वायलेट को उठाकर धीरे धीरे रस्सी पर चलकर उसको पार कर लेता है और वहाँ ऑलमोस्ट पहुंच ही रहा होता है। पर अचानक ओगरे उस पहाड़ पर आकर उस रस्सी पर चलने लगता है और वो आदमी भी उस पार पहुंच जाता है और सर्कस वाले उस रस्सी को काट देते हैं और ओगरे उससे नीचे गिर जाता है। अब ये सब सोच रहे होते हैं कि वो पहाड़ से गिरकर मर गया होगा। तभी कुछ दिन बाद वो वापस आता है और उसे कई जख्म भी आए होते हैं। वो उस सर्कस वाली फैमिली जिसने वायलेट को बचाया था उनके घर को ढूंढ लेता है और उन्हें एक एक करके सभी को मार डालता है और फिर वो वायलेट को देखता है। वायलेट के भागने पर वो उसका पीछा करता है और वायलेट एक गुफा के अंदर छिप जाती है, लेकिन वो उसको ढूंढ लेता है और वहां जाकर उसको पकड़ लेता है। अब वायलेट के पास और कोई रास्ता न होने पर वो उसको एक्सेप्ट करने जैसा हक करती है और ओगरे का भी गुस्सा कम हो जाता है। तब चांस मिलते ही वायलेट उसकी गर्दन काटकर उसको मार डालती है और वो उसका सर काटकर उसे अपने हाथों में पकड़कर खून से भरे शरीर के साथ उसके महल में जाती है और उसके पिता यानी किंग से मिलती है और वहां आकर कहती है मेरे लिए आपने जिसको चुना था उसको देखिए, आपके दामाद को देखिए कहकर फूट फूट कर रोने लगती है और किंग को भी उसकी गलती का एहसास होता है और वो वायलेट से माफी मांगता है और उसकी गलती का प्रायश्चित करने के लिए वो वायलेट को उस राज्य की रानी बना देता है और सभी लोग वायलेट की क्राउन सेरेमनी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और इसी के साथ ये तीसरी कहानी दोस्तों यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली मूवी के साथ, तब तक गुड बाय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।